ख्वाब है कुछ अरमान है, कुछ ख्वाब है कुछ अरमान है, लो है जगी एक उम्मीद की, आओ कुछ कर दिखाए, सारी दुनिया पे छाए, पाले मंजिले झूले आसमां, हमें खुद पर यकीन, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। ख्वाबों को सिरहाने सुलाने वालों से एक इल्तिजा मेरी है, लगे कुछ ऐसा कि ख्वाब भी हमारे हों, ताबीर भी हमारी है। अंजलि नैथानी अरोड़ा की जिंदगी अभी जितनी पुरसुकून है, पहले उतने ही मुश्किल हालात थे। 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी अंजलि को शायद बचपन से ही बड़ी और जिम्मेदार होने का एहसास हो चुका था। तभी तो अंजलि को अपने ड्राइवर वालिद की तकलीफ और कम आमदनी का एहसास हो चुका था। उनका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि जब अंजलि 6ठी क्लास में थी, तभी से अपनी हम उम्र बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया था। अंजलि की पैदाइश दिल्ली के एक बेहद गरीब फैमिली में हुआ। ड्राइवर वालिद और हाउसवाइफ माँ की बेटी अंजलि पढ़ाई में बहुत अच्छी रहीं और हमेशा शानदार नतीजे दिए। हालांकि आमदनी कम और अखराज ज़्यादा होने की वजह से अंजलि की तालीम का मुतासिर होना लाजमी था, जो कि अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी अंजलि को शायद अपने घर की आमदनी और मुश्किलों का एहसास हो चुका था। ट्यूशन की वजह से नतीजा ये निकला कि अंजलि ने अपने वालिदैन से अपनी पढ़ाई के लिए पैसे लेने बंद कर दिए। इसके साथ साथ कुछ वक्त बाद ये हुआ कि घर के खर्च भी अंजलि ने ट्यूशन पढ़ाकर पूरा किया। किराए के मकान में रहकर और अपने आस पड़ोस के लोगों के बीच पहचान बनाकर अंजलि ने अपने वालिदैन की इज्जत में 4 चांद लगा दिए। IIT से पास आउट होने के बाद भी अंजलि की रफ्तार न रुकी, न थमी, बल्कि उनकी कामयाबी के फहरिस्त में एक अहम सितारा तब जुड़ा जब उन्होंने PhD क्लियर किया। कैसे एक चिराग अपनी रोशनी से पूरे घर को मुनव्वर कर जाता है, कैसे एक गुलाब पूरे चमन को अपनी खुशबू से लबरेज कर जाता है, ये बिलाशुबा हम अंजलि की जिंदगी से सीख सकते हैं। जिगर में आग नजर में शोला जलाए रख, यही रूह की खुराक है, बस इसे बचाए रख। नाजरीन, मैं नदीम अहमद आपका अपने पसंदीदा प्रोग्राम ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी में खैर मकदम करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि DD उर्दू की इस खास पेशकश में हम हमेशा कुछ ऐसी खवातीन से आपको रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है, चाहे हालात कैसे भी रहे हों, कितने भी मुश्किल रहे हों। आज ऐसी ही एक खातून हमारे साथ मौजूद हैं, अंजलि, जिन्होंने काफ़ी मुश्किल हालात देखे। अगर उनके घर की बात करें तो किराए पे रहते थे, घर में सबसे बड़ी थीं, 5 भाई बहन थे, घर का खर्चा एक वक्त में पूरा चलाया क्योंकि जो पापा थे, जो पिताजी थे, वालिद साहब, वो एक ड्राइवर की नौकरी करते थे और एक वक्त पर वो भी छूट गई। उसके बाद काफ़ी मुश्किल हालात, कोई गाइड करने वाला नहीं था, लेकिन आज वो एक हिंदुस्तान की जाने मानी यूनिवर्सिटी में फैकल्टी हैं और उनके हस्बैंड एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, वो भी एक बड़ी कंपनी में काम करते हैं। दिल्ली के एक अच्छे इलाके में उनका घर है, 2 बच्चे हैं, एक खुशहाल फैमिली है। लेकिन उस गरीबी से, उन हालात से उठकर, या कहें कि फर्श से अर्श तक का सफ़र ये कैसे तय किया, ये जानना हमारे लिए और आपके लिए शायद ज़रूरी है, क्योंकि वही कहानी, वही स्टोरी शायद कुछ लोगों को इंस्पायर कर पाए, कुछ लोगों के लिए वो मोटिवेशन साबित हो पाए। आज अंजलि जी हमारे साथ हैं, आइए उनकी ज़ुबानी ही जानते हैं कि कैसे आज वो इस मकाम तक पहुंची हैं। अंजलि जी, हमें तो मालूम है लेकिन हमारी ऑडियंस के लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी कहानी कुछ लोगों के लिए मोटिवेशन हो सकती है, इंस्पायरिंग हो सकती है। किस तरह के हालात आपने देखे? क्योंकि मैंने देखा है जब लोग बहुत नीचे के माहौल में होते हैं या फिर
हालात अच्छे नहीं होते हैं घर के, ऐसे में कुछ बड़ा कर पाना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जिम्मेदारियां भी होती हैं, माहौल अच्छा नहीं होता है, क्योंकि गाइडेंस एक बहुत बड़ी चीज़ है मुझे लगता है लाइफ में कुछ भी करने के लिए, जो आपके पास भी नहीं था। लेकिन ऐसे में आपने उस चीज़ से कैसे निजात पाई, कैसे उभर कर ऊपर आया? पहले तो हम दिल्ली में ही रहते थे, तब हम 3 भाई बहन थे, तब सब नॉर्मल था, नॉर्मल लाइफ चल रही थी। उस समय हम रेंट पे रहते थे। तो वहाँ से निकलकर जब हम शिफ्ट हुए फरीदाबाद में, तो फरीदाबाद में हमने अपनी लैंड ली और हम वहाँ पर घर बनाया। अब वहाँ से मेरी 2 सिस्टर्स और हुई, और उसके बाद 5 लोगों का खर्चा चलाना, मेरे पापा मतलब वो एक ड्राइवर थे, तो उस खर्च में खाना पीना और स्टडीज़ चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं एक बिज़नेस करता हूँ जिससे सब कुछ आराम से चल सके। उन्होंने ट्राई किया, उन्होंने कैब रखी, पर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हम उसका लोन नहीं पे कर पाए और बैंक वालों से चला गया, वो कार चली गई। अब बहुत मुश्किल हो गया घर चलाना। तो मैंने तो अपने घर पापा को साथ देने के लिए मैं अराउंड अपने आप, जब मैं 6th क्लास में थी तब से मैं ट्यूशन्स दे रही थी। जब मैं 6th में थी मैं 5th तक ट्यूशन्स देती थी, 7th ऐसे ही अपने एक नीचे क्लास में ट्यूशन्स देती थी। तो ये ट्यूशन्स दे के और उन्होंने कमा कर जो किश्तें भरी थी वो भी ख़त्म हो गई। तो अब इस इंसिडेंट्स के बाद मेरे पापा तो डिप्रेशन पे चले गए, तो वो नहीं चला पाए, मतलब घर नहीं चला रहे थे। अब पूरा घर, क्योंकि मेरे भाई बहन बहुत छोटे थे उस टाइम, तो पूरे घर का खर्चा वगैरह सब मेरे ऊपर आ गया। तो मैंने अपनी स्टडीज़ भी करी साथ में। 6th क्लास में था उस टाइम? हाँ, 7th, उस समय 10th में थी, पर 6th से लेकर 10th तक मैं ट्यूशन्स देती थी ताकि साथ में उनको हेल्प मिले। काफ़ी कम हाँ, तब से। तो 10th, अराउंड 10th में तो फिर मैंने नॉन मेडिकल चूज़ किया। अब मैं बहुत अच्छे स्कूल में थी, क्योंकि मैं इतना मतलब शुक्रगुजार हूँ अपने फादर का कि भले उनके पास पैसा नहीं था, पर क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था पढ़ाई में, उन्होंने मुझे बहुत महंगे स्कूल में पढ़ाई कराई जो हम शायद अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे। और इसी वजह से, और मैं नॉन मेडिकल मैंने लिया था, आपको पता है नॉन मेडिकल लीजिए तो फ़ीस भी बहुत ज़्यादा होती है और खर्चे भी होती हैं, लैब कोर्स और जो भी है प्रैक्टिकल के, वो सब उन्होंने मुझे करवाया। तो इससे ये हुआ कि जॉब तो थी नहीं, वो कर्जे बढ़ते ही गए। और तो स्कूल की फीस कैसे जाती थी जब पापा घर पे बैठ गए? वो ट्यूशन्स देती थी। हाँ, ट्यूशन्स देती थी, उससे इकट्ठे करते थे। या मैंने कहा कि कर्जे इसलिए तो बढ़ते गए, इससे ले लिया उससे, तो कर्जे बढ़ते गए। और मैं खुद भी ट्यूशन्स देती थी, पर वो नहीं हो पाता था क्योंकि इतना इनफ नहीं था। मेरी मदर भी हाउसवाइफ है और वो बीमार ही रहती थी, मोस्टली बीमार ही हैं, तो घर भी देखना होता था। भाई बहन बहुत छोटे थे उस टाइम, तो मैं खुद ही 10th में थी, तो भाई बहन तो बहुत ही छोटे थे, तो बहुत मुश्किल था उस टाइम घर चलाना। तो फिर उसके बाद मेरे पास, और जब मैं 12th में, मेरे स्कूल का तक पता है कि आपको स्कूलिंग करनी है। जब मेरी 12th हो गई तो मेरे पास कोई गाइड करने वाला नहीं था कि मुझे क्या करना है। किसी ने बताया कि भाई IITI भी होता है, तो आप IITI देख लीजिए करके। मुझे नहीं पता था कि मेरे फ्रेंड्स थे जो इंजीनियरिंग के लिए जा रहे थे, पर मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि मैं इंजीनियरिंग की फ़ीस भरूँ या फिर इंजीनियरिंग का फॉर्म तक लूँ। और अगर फॉर्म लेने भी जाऊँ तो कहाँ फॉर्म मिलता है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो किसी ने मुझे बताया, तो मेरे फादर मुझे वहाँ लेके गए। तो वहाँ पे फर्स्ट नंबर पे कंप्यूटर साइंस में मैंने लिया, वहाँ पे फर्स्ट लिस्ट में फर्स्ट नंबर में, तो मैंने वहाँ एडमिशन ले लिया। तो अराउंड 1 ईयर मैंने वहाँ पे जॉब, मतलब वहाँ पे स्टडीज़ करी। और स्टडीज़ करने के लिए मेरे को वहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिली, वहाँ पे भी स्कॉलरशिप मिली। और मैंने कंप्यूटर साइंस में पूरा IITI में, सारे दिल्ली के IITs में टॉप किया था उस टाइम। इनफैक्ट मेरे पास उस समय भी जॉब थी। मेरे को उसमें था कि मैं तिहाड़ जेल है, वहाँ पर मेरे को ऑफ़र आया था कि आप वहाँ पे जाकर कंप्यूटर सिखा सकते हैं। पर मेरे को पढ़ना था, मेरे को वहाँ पे नहीं रुकना था। वहाँ की फैकल्टीज़ ने मुझे बोला कि वैसे आपके पास जॉब है, पर हम यही रिकमेंड करेंगे कि आप बहुत ब्राइट हो तो आप आगे स्टडीज़ करो। फिर जब मैं वहाँ पे एक्सपोजर में आई बच्चों के, वहाँ पे बहुत सारे ग्रेजुएट बच्चे भी थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम DU में ट्राई करो, ग्रेजुएशन तो एटलीस्ट कर लो। तो मैं खुद 5-6, इतना मुझे नॉलेज था नहीं, जितने कॉलेजेस का मुझे पता था, मैं 5-6 कॉलेजेस में गई और मैंने वहाँ पे फॉर्म सबमिट कर दिए। तो उनमें से केमिस्ट्री, फिज़िक्स में हो गया था मेरा BSc में, पर मेरा मैथ्स में ज़्यादा था इंटरेस्ट, तो मैंने मैथ्स ऑनर्स करा देशबंधु कॉलेज से। मैथ्स ऑनर्स के लिए मैंने एनरोल किया। तब भी यही सब चल रहा था। मैं 2 बजे तक मैं क्लासेस वहाँ पे लेती थी, घर वापस आती थी, ट्यूशन्स देती थी, 2 बजे से स्टार्ट करती थी और 11 बजे तक ट्यूशन्स देती रहती थी। तो कितने ही दिन ऐसे होते थे कि मतलब खाना ही नहीं खाया, 2-2, 3 दिन हो गए, क्योंकि मैं सुबह उठी, भाई बहन गए, उनको मतलब उनके लिए भी तैयारी करी,
कॉलेज चली गई, वापस आई। इनफैक्ट ये भी हुआ कि बच्चे ऐसे पढ़ रहे हैं और मैं साथ में मतलब खाना भी बना रही हूँ और उनको पढ़ा भी रही हूँ, और ये सब हो रहा है क्योंकि मम्मी भी बहुत बीमार रहती थी। ट्यूशंस देकर घर का खर्चा चलाया। चलिए, आपने ITI किया, उसके बाद DU में आपने एडमिशन ले लिया। ग्रेजुएशन बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन IIT तक पहुंचना एक बड़ी बात थी। मुझे लगता है IIT इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, जब बच्चों को नहीं मालूम होता है कि लाइफ में आगे क्या करना है, IIT एक सपना होता है उनके लिए। और आपके जैसे हालात थे घर के, आपको कोई गाइड करने वाला भी नहीं था, बताने वाला भी नहीं था। पापा ड्राइवर की नौकरी कर रहे थे और उसके बाद घर में खाली बैठ गए थे। वो कैसे IIT के बारे में पता लगा और कैसे IIT में आपने एडमिशन लिया, ये एक बड़ा सवाल है मेरे लिए। जब मैं ये ग्रेजुएशन कर रही थी, एक तो जो मैं ट्यूशन्स देती थी 6th क्लास जब मैंने स्टार्ट किए थे, ये ट्यूशन दे के मैं ये कहूँगी कि मेरे कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर थे, क्योंकि 6 से लेकर 11 12 आप इतने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो तो कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत क्लियर रहते हैं ट्यूशन्स दे के। फिर जब मैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर तक आते टीचर्स को लगा कि हाँ स्टूडेंट कुछ कर सकती है, तो मुझे एक टीचर, एक फैकल्टी ने ही वहाँ पे गाइड किया कि आपको IIT के लिए जाना चाहिए। तो मैं उस समय भी इतने सीरियस नहीं थी, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि भाई IIT बहुत बड़ी चीज़ है, मैंने भी ऐसे ही सोचा था। मैं गई, इनफैक्ट मेरे को खुद भी विश्वास नहीं था, पता नहीं मेरा IIT होगा नहीं होगा। मैं गई, मैंने अटेम्प्ट किया एग्ज़ाम, और मैंने बिना किसी मतलब मैंने देखा है कि वहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन करी थी, बहुत कुछ करा था, इतनी प्रिपरेशन करी थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं करा था। मैं तो जो घर में पढ़ाई करी थी या दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितना मुझे पढ़ाया गया था कॉलेज में, उतनी ही मैंने पढ़ाई करी, उन्हीं नोट्स में से पढ़ी। मैंने कोई ट्यूशन, कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन करी। अच्छा अंजलि जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहता हूँ और मैं अपने दर्शकों से ये बात नोटिस करने के लिए मतलब अपील करता हूँ, उनसे कहना चाहता हूँ, आप ध्यान दीजिए, कोई कोचिंग नहीं ली थी। क्यों क्लियर हो पाया? क्योंकि वो ट्यूशन दे रहे थे, बार बार 6ठी के, 7वीं के, 8वीं के, 9वीं के, 10वीं के बच्चों को पढ़ा रहे थे। और एंट्रेंस एग्जाम जितने भी होते हैं, ज़्यादातर इन्हीं सब क्लासेस का मैथ्स आपके एग्जाम में आता है, या कहें कि GK उसमें से होती है। और वो लगातार ट्यूशन पढ़ा रही थी, इसलिए वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे इनके क्लियर थे। IIT की कोचिंग के लिए लोग सालों मेहनत करते हैं, शायद तब भी नहीं हो पाता है। और अंजलि जी ने पहले अटेम्प्ट में वो क्रैक किया। क्यों? क्योंकि वो लगातार उन सब चीज़ों को पढ़ा रहे थे, वो रिवीजन उनकी लगातार हो रही थी। चलिए आगे बात करते हैं। अब जैसे आपने कहा कि मैं 6, 7, अब मैंने 12th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 12th के कॉन्सेप्ट्स में 3-4 साल से पढ़ाई रही थी मैथ्स के। और जब मैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में भी थी, तो भी मतलब मैंने इनफैक्ट सेकेंड ईयर में कुछ फर्स्ट ईयर के बच्चों को भी पढ़ाया, तो उससे भी कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हो गए। तो मैंने उन्हीं नोट्स में से पढ़ा है, कोई कोचिंग नहीं ली। तो मेरे को खुद मतलब शायद विश्वास नहीं था कि मेरा क्रैक हो जाएगा। मैं गई, मैंने एग्ज़ाम दिया, मैं घर आ गई, मैंने रिजल्ट भी नहीं देखा। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कॉल किया कि आपका IIT क्रैक हो गया। उम्मीद नहीं थी कि मेरा हो हाँ, कि मेरा हो जाएगा, तो वो हो गया। फिर उस टाइम भी फाइनेंशियल कंडीशन यही थी कि मैं अकेली थी कमाने वाली, कोई था नहीं। अब मैं वहाँ चली जाऊँगी तो फिर घर का खर्चा कौन चलाएगा? तो ये कश्मकश तो चलती रही अराउंड 1 मंथ तक। हमारे काफ़ी रिलेटिव्स ने भी फ़ोन किया कि आपको छोड़ना नहीं चाहिए, तो मेरे पापा को समझाया। पापा भी मेरे बहुत सपोर्टिव हैं। मेरे फादर ने कभी मेरी स्टडीज़ को रोकने की कोशिश नहीं करी, भले ही पैसे हैं नहीं है, उन्होंने बोला नहीं तुम जाओ। वो मेरे साथ बैंक्स में गए अलग अलग, हमने एजुकेशन लोन लिया। फिर एजुकेशन लोन के बेसिस पे मैं IIT में गई। वहाँ पे मेरा फिर 2 साल तक जो कोर्स था, MSc मैथमेटिक्स कराया मैंने जैम क्लियर करके। 2 साल तक जो मेरा कोर्स था, इसमें मेरे फिर फादर ने जॉब करी तब घर चलाने के लिए। और इनफैक्ट उन्होंने 2 टाइम की जॉब करी, मतलब वो दिन में भी जॉब करते थे और वो रात को भी जॉब करते थे। वो दोनों टाइम जॉब करते थे ताकि घर चल सके और आपकी हेल्प हो सके। हाँ, और मेरी हेल्प। तो उन्होंने मुझे बस ये बोला उस टाइम, तब 1 साल में अप डाउन करने में फरीदाबाद से IIT दिल्ली हॉस्टकास्ट तक काफ़ी टाइम लगता था। इनफैक्ट उन्होंने बोला तुम हॉस्टल लो। मैंने हॉस्टल लिया अराउंड 1.5 साल के लिए हॉस्टल लिया। तो उन्होंने पूरा घर का, और उन्होंने बोला आप यहाँ की टेंशन मत लो बिल्कुल भी, आप अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो। तो इसी वजह से मैं पढ़ाई में मतलब उनकी वजह से मैं इतनी कंसंट्रेट कर पाई। तो तब उन्होंने बहुत हेल्प करी। इनफैक्ट मेरी सिस्टर ने भी तब जॉब करी ताकि मैं पढ़ाई आगे कर सकूं। अंजलि जी, आपने अपने बारे में बात करी है ना, अब आपके फादर के बारे में हमने थोड़ा सा जाना। आपकी मम्मी का कितना सपोर्ट था आपके लिए? और दूसरी चीज़, आपके जो बाकी भाई बहन थे उनके लिए भी आप एक मैं कहूँगा कि रोल मॉडल बने होंगे, और उनको भी आपने, कहते ना कि आपको गाइड करने वाला कोई नहीं था, लेकिन उन सबको गाइड करने के लिए अब आप हैं। उनकी ज़िंदगी पर कितना असर पड़ा? मेरी मदर का तो बहुत हाथ रहा। भले ही वो हाउसवाइफ थी,
जब मैं उनका ये हाथ था कि उन्होंने कभी मुझे घर के काम के लिए नहीं कहा कि आप करो, वो बीमार रही तो मुझे थोड़ा सा हेल्प करना पड़ा, पर उन्होंने बोला कि आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आपको जो भी चाहिए आप वहाँ पे बैठ के पढ़ाई कीजिए, आपको वो वहाँ पे मिलेगा। और ऊपर से एक हाउस वाइफ और 5 बच्चों का घर चलाना बहुत मुश्किल है, तो मैंने तो अपनी मदर को हमेशा स्ट्रगल करते हुए देखा है। तो हमेशा मतलब सारे दिन घर का काम करना, खाना बनाना, मैं मॉर्निंग में जा रही हूँ, मैं फिर वापस आ रही हूँ, उस टाइम मेरे को टाइम पे खाना देना, चीज़ें देना। अब मेरे को, जैसे मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, मेरे को एक उस समय पता नहीं क्यों चाय की एडिक्शन हो गई थी। तो मैं जैसे ट्यूशन दे रही हूँ, 2 बजे से लेकर 12 बजे तक मैं ट्यूशन चल रही है, 11:30-12 बजे तक ट्यूशन चल रही है, तो मुझे हाफ एन आवर में चाय चाहिए, हर हाफ एन आवर में। मेरे को इतनी एडिक्शन हो गई थी, अराउंड 1-2 ईयर तक ऐसे रहा। तो मतलब उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं करी, उन्होंने मुझे अपने आप ही हर आधे घंटे में चाय बना कर दी है। तो मतलब उनका मतलब ये छोटी सी बात है, पर मतलब कोई भी अगर हो कि बोले नहीं मैं नहीं इतना ज़्यादा किया हूँ, पर उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं करी और उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। आप मतलब जो भी मैं करना चाहती हूँ उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं। और वैसे भी मतलब मेरे भाई बहनों की परवरिश वगैरह उन्होंने बहुत अच्छी करी है, तो उनका बहुत, मेरी मदर का काफ़ी हाथ रहा है। और मेरे बाकी भाई बहन, हाँ वो भी उन्होंने मेरी जिस स्कूल से मैंने 12th करी है, मेरी सबसे छोटी सिस्टर ने उसी स्कूल से फिर 12th करी है, और सब सेटल्ड हैं, सब जॉब कर रहे हैं, अच्छे जॉब्स पे हैं। तो हाँ मैं कहूँगी कि इफेक्ट तो पड़ा है एटलीस्ट गाइडेंस। आपकी बातों से ये तो जाहिर होता है कि आपकी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया आपको। आपके हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल यहाँ पर आता है, वो कितना सपोर्ट आपको करते हैं और क्या रोल रहा उनका आपकी सक्सेस में? जैसे कि आपने बताया भी था, आपको बता दें इनकी लव मैरिज हुई थी, हालात ख़राब थे, जो भी कुछ चल रहा था ज़िंदगी में, लव मैरिज के लिए कैसे आप गए, कैसे वो सब कुछ पॉसिबल हो पाया? हाँ हमारी लव मैरिज थी और सपोर्ट मेरे हस्बैंड का बहुत रहा है। अभी जो मैं जहाँ पर मैं हूँ, जैसे मैंने कहा कि मैंने MSc तक तो कर लिया था, फिर मैं जॉब करने लगी, तो मेरे को मोटिवेट करना कि हाँ आपको आगे भी पढ़ना है, PhD में एनरोलमेंट करना है, इन सब चीज़ों में उनका बहुत सपोर्ट है। तो जो मैंने अब मैं जैसे डॉक्टर अंजलि हूँ, तो वो जो डॉक्टर है वो मेरे हस्बैंड की वजह से ही है। उन्होंने ही मुझे बहुत मोटिवेट करा, क्योंकि हम अराउंड 2006 में मिल गए थे, तो तब से उसके बाद ही ये जॉब भी, इनफैक्ट जो अभी मैं जॉब में हूँ, जिस जॉब में हूँ, उसका फॉर्म भी उन्होंने ही भरा, सब कुछ उन्होंने ही करा, कि उन्होंने मोटिवेट करा कि आपको आगे जाना है, उन्होंने ही भरा। और फिर मैं इंटरव्यू देने गई, वो क्रैक हो गया वो भी। तो उनका वो मेरे से ज़्यादा, मतलब मेरे लिए मुझसे ज़्यादा वो एम्बिशियस है कि आपको कुछ करना है, आपको आगे निकलना है, वो बहुत एम्बिशियस है। और सपोर्ट की बात है तो छोटे छोटे काम, मतलब जैसे मैं अगर कुछ पढ़ रही हूँ, जैसे मेरी ऑलमोस्ट पूरी PhD जो है वो शादी के बाद ही हुई है, मेरी थीसिस सबमिशन वगैरह सब उसमें हुई है। तो उसमें मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सबका बहुत हाथ है, क्योंकि आपको, और मेरी बेटी भी हो चुकी थी जब मैंने PhD की थीसिस सबमिट करी है। तो आप सोचो कि 0 से लेकर 2 साल तक का बच्चा, मेरा ये इतना छोटा बच्चा, तो बिना फैमिली के सपोर्ट में तो मैं कर ही नहीं सकती PhD। फिर आपको ट्रैवल भी करना है, थीसिस भी लिखनी है और रिसर्च भी करनी है साथ में। तो मेरी फैमिली का तो बहुत बहुत ही सपोर्ट है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी यहाँ फैमिली के लिए कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और मैं यहाँ तक पहुँच पाई। अब ख्वाब हमारे, ताबीर भी हमारी। उसको खुद को रियलाइज़ नहीं होता कि उसका पोटेंशियल कितना ज़्यादा है और वो कितनी ग्राउंडेड रहती है डिस्पाइट अचीविंग सो मच। तो यही मुझे उसके बारे में सबसे ज़्यादा ख़ास लगता है। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे जो रियलाइज़ हुआ है कि अब जाके उसको थोड़ा थोड़ा रियलाइज़ हुआ है कि वो और भी बहुत कुछ हासिल कर सकती है, और वो अब हासिल कर भी रही है। उसने अपनी PhD करी। इनफैक्ट जब PhD का फाइनल स्टेज था तो हमारी बेटी पैदा हुई थी। उस टाइम काफ़ी तकलीफ़ें सही थी उसने, फिज़िकली भी। ऑब्वियसली एक ट्रॉमा से गुज़रती है एक औरत जब बच्चा पैदा होता है। उसके बावजूद उसने फाइनल स्टेजेस कंप्लीट करी, और उस टाइम जब उसने डॉक्टर का जो टैग लगा उसके नाम के आगे, तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उसके लिए भी, मेरे लिए भी, हम सब के लिए। आपकी बातों से जाहिर हो रहा है कि कॉन्फिडेंस देने का रोल जो है वो आपका है उनके लाइफ में। मैं इसका क्रेडिट तो नहीं लेना चाहूँगा, बट हाँ उसको पुश करने का काम हमेशा मेरा रहा था कि हाँ तुम ये सब कर सकती हो। दुनिया के सारे हस्बैंड्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि अगर वाइफ को कुछ करने के लिए प्रेरित करना है या फिर एक अच्छी फैमिली चाहते हैं, मतलब वाइफ के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे उन्हें सपोर्ट किया जाता है,
कैसे उन्हें कॉन्फिडेंस दिया जाता है? मेरे हिसाब से जो सबसे एक बेसिक रिक्वायरमेंट रहेगी एक हस्बैंड के लिए कि इंस्टेड ऑफ बीइंग अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर, आप अगर प्रॉब्लम को ध्यान से सुन भी लेंगे, समझ भी लेंगे, आई थिंक वो एक औरत के लिए काफ़ी रहता है कि आप उसको वो आपको अपना हमदर्द समझ सके और आपसे कुछ भी शेयर कर सके और अपने एम्बिशंस जो हैं वो उस हिसाब से हासिल कर सकती है। अब ख्वाब हमारे, ताबीर भी हमारी। आज आप शादी होकर दूसरे घर में आ चुकी हैं, आपकी फैमिली को आप सपोर्ट करती हैं? कितना उनकी हेल्प करने की कोशिश करती हैं? कितना उनसे रिलेशन आज भी स्ट्रांग है? रिलेशन तो वैसे ही है जैसे था, और हाँ हेल्प करती हूँ। अगर उनको मेरी ज़रूरत होती है तो मैं हमेशा उनके लिए हूँ, अगर कभी ज़रूरत पर। अब वो इतने सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं कि उनको मतलब फाइनेंशियली तो मेरी ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन शुरुआत आपने की थी। हाँ, क्योंकि अब सब मेरी सिस्टर्स और मेरे ब्रदर सब जॉब में हैं तो वो सेल्फ सफिशिएंट है। पर अब जहाँ पे वो है तो शायद मैं यही उनको देखना चाहती थी कि मतलब अब सेल्फ सफिशिएंट है, और पर अभी भी अगर वो फाइनेंशियली मेरे को बुलाए या कोई प्रॉब्लम हो तो मैं हमेशा रेडी हूँ, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको सपोर्ट करने में। अंजलि जी, कुछ नाज़रीन ऐसे भी हमारे हो सकते हैं जो इन हालात में रहे हों या मुश्किल हालात हों, कोई लड़कियां या कोई ख़वातीन या कोई लड़के भी हमें देख रहे हों जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना हो, उनसे आप क्या कहना चाहती हैं कि क्या करना है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए? अगर आप में टैलेंट है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। फाइनेंशियल कंडीशन आज के टाइम पे तो कोई एक्सक्यूज़ है ही नहीं, क्योंकि आपने देखा है इतने एजुकेशन लोन्स और ये सब चीज़ें। अगर आप एक IIT क्रैक करते हो अपने आप, मतलब हाँ मैं मानती हूँ कोचिंग वगैरह में बहुत पैसे लगते हैं, पर अगर विदाउट कोचिंग अगर आप IIT क्रैक करते हो तो मेरे को पता है जब मैं बैंक में गई, मैंने बोला कि मैंने IIT क्रैक करा है, तो उन्होंने खुश होकर, जो मैनेजर थे खड़े होकर खुद मेरे को कंग्रेचुलेट करा और खुद उन्होंने सारी प्रोसेस करी लोन की। तो अगर आप अच्छी जगह, पैसे इज़ नॉट एक्सक्यूज़ आज के टाइम में, मेरे को ऐसा लगता है। तो अगर आप क्रैक कर रहे हो तो कहीं भी जाइए, आपको एजुकेशन लोन मिलेगा, आप उसे पूरा कीजिए। और जब आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से अपनी डिग्री ले लेंगे तो ऑब्वियसली आप उसे वापस करने में कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, क्योंकि आपकी अच्छी जॉब लगेगी, सब कुछ होगा। तो बस हमको वो टैलेंट अपने अंदर का ना दबने नहीं देना, और हमें ये नहीं दिखाना कि हमें ये नहीं करना कि नहीं हम नहीं कर सकते। ये तो एक्सक्यूज़ है, मतलब कुछ ना करने का एक्सक्यूज़ है कि हाँ हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है इसलिए नहीं कर पाए, ये एक्सक्यूज़ तो ठीक नहीं। अंजलि जी की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन एक सवाल जहन में ज़रूर आया मेरे कि आप गढ़वाली हैं, आपके हस्बैंड जो हैं वो पंजाबी हैं, तो कैसे मतलब ये सब पॉसिबल हो पाया? आपकी शादी कैसे मुमकिन हो पाई? प्रॉब्लम्स तो आई थी, काफ़ी प्रॉब्लम आई, क्योंकि ब्राह्मण फैमिली में हूँ मैं, तो पहले तो बहुत अपोजिशन हुआ शादी के लिए। पर शायद इनके सपोर्ट से ही कि नहीं हो सकता है, मैंने भी अपने बहुत इंसिस्ट करा कि, और मैं हमेशा ये चाहती थी कि मैं हमेशा अपने फादर मदर को दुख नहीं देना चाहती थी करने के लिए। तो जैसे आजकल जो लड़कियां हैं वो भाग जाती हैं, जैसे बोला जाता है, तो मैं ये समझती हूँ ये गलत है। अगर एक टाइम के बाद, हाँ ठीक है, इनिशियली फादर मदर को नहीं पता चलता कि, और देखिए अगर मैं भी एक मदर हूँ तो शायद पहले मेरी बेटी अगर कोई ढूंढ के लाएगी तो पहले मैं इन्वेस्टिगेट करूँगी, एकदम से थोड़ा ना हाँ कर दूँगी। तो शायद फादर मदर को शायद अपनी बेटी के लिए ही डर होता है कि पता नहीं कैसा लड़का होगा, क्या होगा, इसलिए डरते हैं। पर जब मैंने उन्हें इंसिस्ट करा, ये चीज़ें चलती रही कि नहीं मम्मी, मेरे पापा ये सही हैं, बिल्कुल सही हैं, इनका सपोर्ट बहुत है, और फिर बाद में मिले भी इनसे, तो उनको विश्वास हो गया कि हाँ कि अच्छे हैं। तब अब तो वो काफ़ी प्यार करते हैं इनसे। अब ये चीज़ उनके दिमाग से, मैं ये बहुत खुश हूँ कि अब ये चीज़ उनके दिमाग से काफ़ी कम हो गई है कि मतलब कास्ट मतलब से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। एक आखिरी मैसेज उन लोगों के लिए जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। आगे यही मैं बच्चों को, यही जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, मैं वही जो डिफ़िकल्टीज़ मैंने देखी है पढ़ते हुए एज अ स्टूडेंट, मैं अपने स्टूडेंट को ऐसे ही पढ़ाती हूँ कि उनको वो डिफ़िकल्टीज़ ना हो। और मेरा मतलब टीचिंग इज़ माई पैशन नाउ, वो मेरा पैशन है, तो मैं वही टीचिंग बच्चों को देना चाहती हूँ, देते रहना चाहती हूँ, और मैं इसी प्रोफेशन में ही एंड तक रहना चाहती हूँ। अगर आप ख्वाब देखते हैं तो बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ देखो आएंगी उस ख्वाब को पूरा करने के लिए, पर उन चीज़ों को वो आपके हाथ में ही हैं। आप कैसे, आप उनसे डर जाते हैं, रुक जाते हैं, या फिर आप उनको हटा के अपने ख्वाब को पूरा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि जी हमसे बात करने के लिए, हमारी इस ख़ास पेशकश में
हमारे दर्शकों से, हमारे जो नाजरीन हैं, उनको कुछ ऐसी बातें बताने के लिए जो उनकी ज़िंदगी में काफ़ी काम आ सकती हैं। शो की शुरुआत में एक शेर मैंने पढ़ा था कि जिगर में आग नज़र में शोला जलाए रख, यही रूह की खुराक है, बस इसे बचाए रख। अंजलि जी से बातें करने के बाद मेरा ये शेर या ये नज़्म कंप्लीट करने का मन कर रहा है। आगे की लाइनें मैं आपको अब सुनाता हूँ। कितनी शिद्दत से संजोया था मैंने अपने ख्वाबों को, अपने दिल के दरिया में लहू को बचाए रख, और फूलों की तरह महकने का हुनर सीख लो, फूलों की तरह महकने का हुनर सीख लो, इस माहौल में भी मोहब्बत की रविश बचाए रख। अगर आपने कुछ सोचा है ज़िंदगी में करने का और माहौल आपके हिसाब से नहीं भी है तो फिक्र नहीं कीजिए, अब देखिए, लोगों से बात कीजिए, आपको रास्ता ज़रूर नज़र आएगा। जैसे कि लोग मानते हैं कि ज़िंदगी में बड़े लोग ही कर पाते हैं, ऐसा नहीं है। अंजलि जी ने भी एक बहुत ही छोटे से कस्बे से, एक छोटे से माहौल से उठकर अपना ये मकाम हासिल किया है। हिंदुस्तान के जितने बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो FTI हो, चाहे NIFT हो, चाहे IIT हो, सारे गवर्नमेंट हैं। फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं होती, और अगर फ़ीस ज़्यादा है भी, अगर आपने एंट्रेंस क्लियर कर लिया है तो कोई भी बैंक आपको आसानी से लोन देगा, बशर्ते कि आपने वो एग्ज़ाम क्लियर किया हो। कई लोगों का ये भी मानना है कि बिना कोचिंग के वो हो नहीं सकता, उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। अंजलि जी ने कोई कोचिंग नहीं ली थी। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, 6th 7th 8th 9th 10th, कभी कभी 11th और 12th के भी, तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। बस मेहनत चाहिए, हौसला चाहिए, सपना क्या है, करना क्या है, जहन में ये क्लियर होना चाहिए। कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आपने सोच लिया है कुछ बनना है, कुछ करना है, तो आज ही जुट जाइए, भले ही हालात कुछ भी हो, भले ही दुनिया कुछ भी कहती हो, आप करके रहेंगे। कुछ भी इस दुनिया में नामुमकिन नहीं है। और अभी के लिए इजाज़त चाहते हैं, अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ, एक नई ऐसी खातून के साथ जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ ऐसा किया हो जो आपको इंस्पायर कर सके।